सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर लोन्स, फाइनेंस, लोन से जुड़े बिजनेसेस, फाइनेंस से जुड़े बिजनेसेस और लो एंड ऑर्डर्स पर वीडियोस लाता हूँ। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि जब तक इंसान को ये तीन चीज़ें नहीं मिलती तब तक इंसान की ज़िंदगी पूरी नहीं होती है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे आज मकान के बारे में कि अगर आप हिंदुस्तान के अंदर में रह रहे हो तो हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारे लोगों की ऐसे ख्वाहिश होती है कि हमारा खुद का सपनों का एक घर हो, और वो घर लेने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। तो आप ऐसे में बैंकों का सहारा लेते हैं। तो क्या बैंकों का सहारा लेके हमें लोन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि घर खरीदना मतलब बर्बादी है और घर खरीद कर उस पर लोन लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आइए, वो बेवकूफ़ी है, बर्बादी है, क्या है? तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि मतलब घर खरीदे या रेंट पे रहे, और अगर घर खरीदते हैं तो होम लोन लेनी चाहिए या नहीं, और होम लोन किन हालातों में लेनी चाहिए। तो दोस्तों, एक मैंने उदाहरण बनाया है कि अगर आप होम लोन लेते हो तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर आप किराए पे रह रहे हो तो आपको क्या नुकसान होता है। बताया एग्जाम्पल के रूप से मैंने बताने की कोशिश की है। तो अब वो एग्जाम्पल किस तरह से है वो देख के आपको डिसाइड करना है कि होम लोन लेनी चाहिए, घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, मान लो कि एक सबसे पहले हम जानते हैं कि मान लो कि आप रेंट से रह रहे हो, ठीक है। तो आपका हर महीने का जो किराया आप 10,000 रुपये पेड कर रहे हो, ठीक है। आप जिस भी सिटी में रहते हो और सिटी में जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ पे आप किराए से रह रहे हो, और आपको जो किराया आपका वो 10,000 रुपये महीने आप देते हो, ठीक है। आप वही एरिया में आपको एक अच्छी सी प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी की कीमत 40 लाख रुपए है, ठीक है। तो अगर उस प्रॉपर्टी की कीमत 40 लाख रुपए लेकिन आपके पास वो नहीं है तो आपको उस पर होम लोन लेनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपया है, ठीक है। तो आपने डाउन पेमेंट यहाँ पे 10 लाख रुपए दे दिया, ठीक है। तो 10 लाख देने के बाद आप बैंकों के पास गए और आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया, 7 रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के हिसाब से, ठीक है। तो जब आपने 30 लाख रुपए की होम लोन ली तो आपकी EMI बन रही है 26,964 रुपये की, यानी 26,500 27,000 के करीबन। वो आप 15 साल के लिए आपकी EMI बनी है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपने 30 लाख की लोन ली 15 साल के लिए 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप 15 साल में कितना इंटरेस्ट भर रहे हो? 18,53,000 रुपया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग लेते हैं, यार होम लोन हम लोग लेंगे तो हमें इंटरेस्ट कितना ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। 15 साल का वो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं, जितने भी साल की आपने लोन रखी हो। तो दोस्तों, अब क्या हुआ कि ये ठीक है, आप ये 10,000 जो किराया भर रहे हो, मैंने वो 15,000 का कैलकुलेट किया तो आपने 18 लाख रुपए यहाँ पे 15 साल अगर आप किराए से रहते हो तो 15 साल तक आप 18 लाख रुपए का जो है वो किराया भर देते हो। अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 18,53,000 रुपया। आपने यहाँ पे किराया भर दिया 18 लाख रुपया। वो तो ठीक है, वो 10,000 आपका रेंट है इसलिए। अब मान लो वही एरिया में आपका 15,000 रुपये रेंट है, 15,000 के हिसाब से आप 27 लाख रुपए 15 साल में मतलब किराया भर दोगे। अब मान लो उससे भी थोड़ा एरिया अच्छा है, क्योंकि जो रेंट होता है किराया वो एरिया पे डिपेंड करता है। तो मान लो उसी एरिया में आपका 25,000 रुपया EMI जा रही है, तो आप 45 लाख रुपए 15 साल के लिए किराया भर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया तो आपको 18 लाख रुपया यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो आपको लग रहा है यार ठीक है, सेम ही, अगर ये 10,000 जो रेंट है, ठीक है, 10,000 के रेंट से आपने 18 लाख रुपए 15 साल के लिए भरा, तो आपको लगता है कि ये सेम ही हुआ। किस तरह से सेम हुआ?
अब ये 15 साल में ये 40 लाख की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये 15 साल के बाद हम इसकी जो कीमत बढ़ती है, मैं ज़्यादा नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 50% काउंट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये जो प्रॉपर्टी है इसकी अगर मैं 50% कीमत भी पकड़ता हूँ तो इसकी कीमत 15 साल के बाद 60 लाख रुपया हो जाएगी। यानी कि इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 20 लाख रुपए 15 साल के बाद बढ़ जाएगी। तो कैसे सेम हुआ आपको? आपने यहाँ पे 18 लाख इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने 18 लाख यहाँ पे भी 15 साल के बाद तो किराया आपने भर ही दिया ना। अब नुकसान क्या हुआ? आपका 15 साल तक आप किराए के मकान में ही रह गए। हर 11 महीने में आपको जो आपका रेसिडेंस एड्रेस है चेंज करना पड़ा। हर 11 महीने में आप इधर मतलब मकान चेंज करते रहे। लेकिन आपने अगर ये लोन से मकान ले लिया तो 15 साल के लिए आपका मतलब परमानेंट एड्रेस हो जाता है और आपका एक खुद का सपनों का घर हो जाता है। तो क्या डिफरेंस है इसमें? कोई नहीं। अभी इधर ये 27 लाख रुपए 15,000 किराए के हिसाब से हो रहा है तो भी आपको नुकसान हो रहा है। 25,000 आप किराया भर रहे हो तो भी आपको नुकसान हो रहा है। हाँ, अगर आपके पास मतलब आप कैपेबल हो, ठीक है, आप कैपेबल हो, आपके पास कहीं से इकट्ठा पैसा आ गया, आपके पास एक साथ 40 लाख का अगर आपका प्रॉपर्टी लेने का बजट है और एक साथ कहीं से आपके पास 40 लाख रुपया आ गया तो ठीक है, आप ये इंटरेस्ट मत पेड करो, आप 40 लाख में कैश में मकान ले सकते हो। लेकिन आप 40-45 हज़ार रुपये हर महीने कमाते हो, उसमें से आप 26,000 का EMI तो आराम से भर पाओगे। अगर आप 40 लाख की प्रॉपर्टी लेते हो और आपके पास 8-10 लाख रुपया पड़ा है तो आप 26,000 का EMI आराम से भर पाओगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं इतना 26,000 का इसमें EMI भरूँ और यही मैं अगर दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करूँ। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान को, साधारण व्यक्ति जो सैलरीड होते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल, क्योंकि उनका सिंपल लाइफ होता है। सुबह अगर सैलरीड हुआ, सुबह नौकरी पे जाओ, शाम को घर पे आओ, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है। तो वो फिर पैसा डबल करना, दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना, वो उनके लिए मतलब उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने एग्जांपल दिया था दोस्तों। तो आप ये बहुत सारे लोग बोलते हैं घर लेना बर्बादी है, घर लेना बेवकूफ़ी है। घर लेना कोई बेवकूफ़ी नहीं है दोस्तों, चीज़ सेम ही है। अब किराए के मकान में अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि हम लोग घर खरीदते तो ये बर्बादी है, हमें रेंट से ही रहना चाहिए, ठीक है, तो आप रेंट से ही रहोगे और पूरी लाइफ, आपकी लाइफ जो है, आपसे कभी भी मकान आप नहीं ले पाओगे। ये सिंपल फंड है। आपको ऐसा लग रहा है मैं 50,000 रुपया कमा रहा हूँ तो मैं 15 साल के बाद थोड़े थोड़े सेविंग कर जाऊँगा, ठीक है, आपने सेविंग करना शुरू भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में क्या हो सकता है आपको पता है? बीच में क्या हो सकता है, कब कैसा खर्चा बढ़ जा सकता है, कब कैसी किस तरह की परिस्थिति आ सकती है, और हर दिन आए दिन आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज़ क्या होती है, होम लाइन पे हम थोड़े थोड़े करके हर महीने हमको EMI देनी होती है। और उससे एक चीज़ भी होती है, हमारे जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं उस पर हम लोग कंट्रोल लगा देते हैं कि नहीं भाई हर महीने मुझे EMI भरनी है। तो अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं उस पर आपका कंट्रोल लग जाती है। तो 15 साल में आपके इस तरह से आप 15 साल में आपकी जो घर की EMI होती है या घर की लोन है आप पेडअप कर सकते हो। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप ये मकान आपने जो लोन ली वो 15 साल तक चलाओ, आप उसमें प्लानिंग करो। अब अगर आप सेविंग करना जानते हो, अगर आप अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो और आपको सेविंग करना अच्छे से आ रहा है तो हर साल या 2 साल के बीच में थोड़ा थोड़ा पेमेंट, इसमें पार्ट पेमेंट होम लोन में डालते रहो। तो 15 साल की जगह वो 10 साल में भी क्लोज हो सकती है या 5 साल में क्लोज हो सकती है, वो निर्भर करता है आपके सेविंग पर। तो अगर आप 10 साल या 5 साल में क्लोज करोगे तो सिंपल फंड है, इसमें इंटरेस्ट भी आपको कम लगेगा। तो इस तरह से है। तो मेरे हिसाब से अगर आप घर खरीद रहे हो और आपकी मतलब घर खरीदना चाहते हो, तो अगर आप होम लोन लेके उसको खरीदना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो कोई बेवकूफ़ी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कमेंट बॉक्स है ही है, तो उसमें कमेंट आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।